हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज ये सेकंड पार्ट हम शुरुआत करें। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा तो उसे आप देख लीजिए, ताकि प्रीवियस नॉलेज अगर आपके पास होगा तभी आगे की नॉलेज समझ में आएगी। तो आइए बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है अपना वेलोसिटी। इससे पहले हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा। स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, वही होता था उसका स्पीड। ना बात करें वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी था। तो बस केवल डिफरेंस किसका आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन चेंज होता तो साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी का मतलब हमको कंपेयर करना है दो ऑब्जेक्ट, कौन ज्यादा तेज चल रहा, किसी भी डायरेक्शन में कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज चल रहा। तो कुल मिला के हमें चेक करना क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो कहा दोनों को चला के देख लो, जो ज्यादा दूरी चल जाएगा, दूरी का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। एक डायरेक्शन में, किसी यूनिट डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा, तो उस केस में क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चला के देख लो किसी एक डायरेक्शन में। अब दोनों को चला दें तो अब ज्यादा दिक्कत एक पड़ी क्या? टाइम। तो कहा अगर आपको चेक करना है तो क्या करो, टाइम का जो इश्यू है उसे फिक्स करो। फिक्स टाइम ले लो, 1 घंटे ले लो, 1 मिनट ले लो, 1 सेकंड ले लो, जो भी टाइम लो फिक्स टाइम ले लो, ठीक है। टाइम को फिक्स कर लो कि इतने समय में चेक करना है कौन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है। जो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो कम डिस्प्लेसमेंट करेगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो सिंपली वेलोसिटी का सीधा सा मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट को चेक करना, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना, कौन बढ़िया है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। तो क्या करिए, उनके डिस्प्लेसमेंट को चेक कर लीजिए, वो भी किसमें? फिक्स टाइम में। तो यहां पर फिक्स टाइम को नाम दे दिया हमने कि यूनिट टाइम ले लेते हैं। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा कोई ऑब्जेक्ट, वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये दिस इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। नाउ देखो वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता, पहले ही बता दिए। और इसका यूनिट की बात हो तो देखो ऊपर यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होता है। चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का यूनिट मीटर ही है, एसआई यूनिट। और नीचे क्या है? टाइम इंटरवल, यानी टाइम। टाइम का एसआई यूनिट रखा गया है सेकंड। सो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ऊपर मीटर, नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड, ओके। स्पीड की भी ये यूनिट है ना। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला भी यूनिट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। ऊपर मीटर है, मीटर को एल से लिखा जाता है, नीचे सेकंड है, टाइम, टाइम को टी से लिखा जाता है, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर -1, दैट इज एल टी पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। यही डायमेंशनल फार्मूला स्पीड का भी है, ठीक है। और इससे पहले जब डायमेंशन पढ़ा है हम लोगों ने, डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें भी ये बात बता चुके हैं, ओके। तो ये तो हुआ जनरल डेफिनेशन इसकी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी हम दो प्रकार से देखते हैं, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? अब जैसे मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, किसी शहर जाना है और वहां गए। इसके बाद किसी ने आपसे अगर पूछा कि आप किस रफ्तार से, किस वेलोसिटी से मार्केट गए थे या किसी शहर गए थे, तो फिर आप बताओगे मैं 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया था। बट क्या आपके गाड़ी में जो स्पीडो मोटर लगा हुआ था वो एग्जैक्ट हमेशा उसे 60 पर ही था? ऐसा तो था नहीं, उसकी रीडिंग तो बदल रही थी ना समय समय से। तो आपने कौन सी रीडिंग बताई आपको? तो आपने बताया उसका एवरेज, औसत कितना था। और जो मीटर जो लगा था स्पीडो मोटर मीटर, वो क्या बता रहा था? वो स्पीडोमीटर बता रहा था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जस्ट जैसे पूछा उसी समय, एट एन इंस्टेंट, किसी भी समय जैसे पूछ लिया आपसे कि क्या है वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ओके, तो अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब समझ में आया और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आया। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी सेकंड, 2 बजे, 3 बजे, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, किसी भी टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम अगर पूछ लिया जाए तो वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला चलता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से लिख दिया और टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से लिख दिया। डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। डेल्टा एस का मतलब ये क्या हुआ? दिस इज चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन। एंड नीचे टी डैश माइनस टी मीन्स फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, जो कि क्या हो जाएगा? टाइम इंटरवल। समझ में आ? टाइम इंटरवल। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, या सिंपली जिसे कहते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, याद रखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम, जैसे टी पर पोजीशन है एस, और टी डैश टाइम पर पोजीशन क्या है? एस डैश। तो एस डैश माइनस एस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, एंड टी डैश माइनस टी हो जाएगा इसका टाइम इंटरवल। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है? जो आपको टाइम इंटरवल लेना होता है ना, बहुत कम। जैसे कि हम बात करें कि जैसे 1 सेकंड, हम घड़ी में देखते हैं कि 1 सेकंड का इंटरवल हम बांट सकते हैं 1-1 सेकंड पर। तो पर सेकंड आपसे पूछा जाए, यानी 1-1 सेकंड का गैप करके, तो उस समय जो आप टाइम बताओगे, वो उस समय जो इसकी वेलोसिटी बताओगे, उसमें टाइम क्या होगा? बहुत कम होगा। तो टाइम को बहुत कम दिखाना, यानी अप्रॉक्स 0 का गैप होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 सेकंड, उसके तुरंत बाद दूसरा टाइम शुरू हो जाए। तो जो आपको टाइम जो लेना है, टाइम इंटरवल बहुत कम ले लेना है। तो मैथ्स में उस चीज को दिखाने का तरीका है लिमिट। ये लिमिट जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको क्या पढ़ते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल है, वो 0 की तरफ जा रहा है, अर्थात टाइम बहुत कम है, अप्रॉक्स 0 के बहुत करीब है। 0 नहीं है, 0 के बहुत करीब है। तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको लिमिट से दिखा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब जब लिमिट लगती है ना, तो उसको मैथ में कहा न्यूटन ने कि दूसरे तरीके से हम लिख देते हैं। वो तरीका क्या था? जो डेल्टा था उसको डी में बदल दीजिए और लिख दीजिए डी एस अपॉन डी टी, जो कि डिफरेंशिएशन होता है, जिसका हमने मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत एक कंप्लीट वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बड़े काम की चीज है। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डी एस ओवर डी टी। समझ में आया? ओके, एग्जाम्पल के लिए ये तब होगा ना, याद रखना, ये तब होता है जब यस टाइम पर डिपेंड करता है। ये तब होगा जब एस क्या है? एस इज एनी फंक्शन ऑफ टाइम है, तब जाके ये फॉर्मूला चलता है। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कह दे कि यस इक्वल टू है 3t प्लस 2t, अब आपको वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dt। यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, याद होगा पावर आगे आता था nx पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6, t पावर 2 माइनस 1 यानी 1 60, और प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा? 2। अब आपसे पार्टिकुलर टाइम पर पूछ ले, जैसे एट कह दे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड आपसे पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड पर आपको बताना, तो क्या करिए? t इक्वल टू 1 रख दिया। ds बाय dt क्या होता है? v होता है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2, दैट इज 1 सेकेंड में लीजिए मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो या पोजीशन जिसे कहते हैं, पोजीशन जो हो वो टाइम का फंक्शन होगा, तो उस केस में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ओके, तो उम्मीद है वेलोसिटी के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। चलिए एक बात और याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी के अंतर्गत जो स्पीड होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेलोसिटी ही रहेगा। इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की।
कभी भी वेलोसिटी स्पीड से अधिक नहीं हो सकता। दोनों इक्वल कब होंगे? तो जब मैंने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट बताया था तो उसमें भी बताया था मैंने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत ये दोनों इक्वल तब होते हैं जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन अगर कर रहे हो, उस केस में अगर मोशन का डायरेक्शन नहीं चेंज होता तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? तो एक्सेलरेशन, आप गाड़ी चलाएं, उसमें एक्सीलेटर होता है, उसको दबाने से क्या होता है? बड़ी तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती है। मतलब उसका क्या होता है, जो स्पीड है ना वो बड़ी तेजी से बदलता है। अगर वेलोसिटी की बात करें वेक्टर के टर्म में, तो वेलोसिटी क्या होता है? अचानक से बदल जाता है, तेज हो जाएगा, धीमा हो सकता है, ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाएगा? स्पीड धीमी हो जाएगी। तो इस तरह से एक्सीलेटर से आपको एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब है आप जो स्पीड या वेलोसिटी है उसमें जो चेंजेस कर रहे हो वो एक्सेलरेशन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो बात आती है कि वेलोसिटी चेंज हो रही तो उसमें भी इशू उसी टाइम का ही आएगा। तो ये भी देखना कि कितने समय में उसकी वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, तो टाइम को फिक्स कर दीजिए, उसको कह दिया यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, ऐसा भी डेफिनेशन दे सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज नोन एज एक्सेलरेशन। दैट इज, एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। समझ में? नाउ अब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो यहां चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सेलरेशन भी जाहिर सी बात है वेक्टर ही क्वांटिटी होगा। तो याद रखने वाली बात, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज के बाद बात आती है इसकी यूनिट की। यूनिट लिखना है तो देखो ऊपर क्या है? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। नीचे टाइम इंटरवल, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। सो मीटर पर सेकंड इज इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इसका यूनिट मीटर पर, याद है कि वेलोसिटी क्या होता है? एक मिनट गलती हो गई ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है और ये जो टाइम इंटरवल है ये सेकंड होता है। तो ये दो बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट्स यूनिट। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है टी पावर -1। और नीचे क्या है? टाइम है, टाइम का होता है टी, तो एक टी और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एल टी पावर माइनस। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी पावर माइनस, याद रखते रहिएगा इसको। ओके, नाउ आगे बात करें। जिस प्रकार वेलोसिटी दो प्रकार का हमने पढ़ा, एक था एवरेज वेलोसिटी और दूसरा क्या था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम टू सेम उसी तरह से जब वेलोसिटी दो टाइप का तो एक्सेलरेशन भी उसी प्रकार का होना चाहिए। एक्सेलरेशन एक एवरेज एक्सेलरेशन होगा और एक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन ये डिफाइन किया गया है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि अगर t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 हो और t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 हो तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v2 माइनस v1 और चेंज इन टाइम क्या हो गया? t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v से इसको लिखा जाता है। चेंज को डेल्टा वर्ड यूज किया गया, डेल्टा सिंबल लगा करके, और टाइम इंटरवल को डेल्टा t से लिखा गया। ओके, नाउ ये बात थी एवरेज एक्सेलरेशन की। फिर बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है? जो टाइम इंटरवल होता है उसको बहुत छोटा लेना होता है, बहुत कम लेना होता है। तो बहुत कम लेने के लिए हम यूज करते हैं लिमिट। तो लिमिट यूज करना है हमें, तो जैसे आपके पास एक टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो जब लिमिट यूज करते हैं टाइम को बहुत कम कर देते हैं तो इसे हम यूज कर लेते हैं सिंबल डिफरेंशिएशन का, यानी कि डी वी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा instantaneous acceleration. So A equal to dv by dt is its instantaneous acceleration. उम्मीद है समझ गए होंगे एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? स्पीड चेंज होती है,
जो वेलोसिटी है उसकी बड़ी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर जो वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1 अगर आपके पास ये जो चीज है ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में तो ये एक्सीलरेशन होगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव में आ गया चेंज इन वेलोसिटी जो है ये कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो एक्सीलरेशन ना होगा तो इसकी वेलोसिटी को कम कर देता है, इसको डिसेलरेशन बोलते हैं, डीएक्सीलरेशन, डिसेलरेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको मंदन। जैसे ब्रेक लगाएंगे तो डिसेलरेशन हो जाएगा, और जब आप एक्सीलरेटर लगाओगे तो उस केस में वो एक्सीलरेशन हो जाएगा। समझ में आया? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज अगर नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो घटने लगी, कम होने लगी। क्लियर? तो एक्सीलरेशन का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे ग्राफ की। तो ग्राफ भाई क्या होता है, ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा। कई टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें पहला ग्राफ है टाइम पोजीशन ग्राफ। इसी को एकदम सेम टू सेम आप समझ सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तीनों एक ही जैसे होते हैं, बस अंतर क्या है, अगर आप वो लेते हो इसमें डिस्टेंस वाला तो डिस्टेंस में नेगेटिव टर्म नहीं रहता है, और डिस्प्लेसमेंट में आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है, पोजीशन में भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है, बस इतना अंतर है। तो तीनों का मतलब एक ही जैसे समझना है, बस खाली जब आपका डिस्टेंस आएगा तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिस्टेंस में आपको नेगेटिव पार्ट नहीं लेना होता है बस। ओके, चलिए आप देखते हैं, जब भी आप टाइम और पोजीशन का ग्राफ पढ़ोगे, या पोजीशन टाइम भी ग्राफ कहते हैं, इसे एक्स टी ग्राफ भी कहा जाता है। एक्स पोजीशन है और टी क्या है, टाइम है। ठीक है, तो अगर आप जब ड्रा करो तो कोई भी ग्राफ जब ड्रा करोगे तो उसमें अक्सर ध्यान रखना, कोई नियम नहीं है लेकिन ये भी याद रखिए थोड़ा सा, कि टाइम हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और जो अदर कंपोनेंट होगा जैसे पोजीशन है, डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, इन सबको हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे, अर्थात एक्स एक्सिस पर लेंगे। ओके, तो सॉरी वाई एक्सिस पर, वर्टिकल एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस। तो यहां पर जैसे मैंने पोजीशन को दिखा दिया, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये टाइम को दिखाया, और ये जो वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस आपका था ये पोजीशन को दिखा दिया, पोजीशन को मीटर में नाप लिया और टाइम को नाप लिया सेकंड में। तो ये होता तरीका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करने का। अब इस ग्राफ से हमको कुछ बातें पता चलती हैं। क्या क्या हम इससे पता करते हैं? एक तो होता है वेलोसिटी पता करना। वेलोसिटी पता करना है अगर आपको, तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसे कह दिया कि स्लोप होता है, मान लीजिए यहां से ये एंगल जो ये ग्राफ है ओपी, ये बना रहा है यहां से थीटा एंगल। ओके, तो अगर यहां पर ए की बात करें टाइम t1 पर, इसका पोजीशन ये है, और टाइम t2 पर ये पोजीशन बी है, ए का मतलब इसका पोजीशन s1 और बी पर है ये s2। नाउ अब अगर हम यहां पर इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो पहला काम क्या करिए, इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये t1 है, ये t2, ये डिस्टेंस हो जाएगा t2 माइनस t1, और ये कितना पार्ट हो जाएगा, इसको अगर मैं c पॉइंट नाम दे दूं तो यहां से यहां तक का o से s1 तक का ये डिस्टेंस s1 है और ये s2 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा s2 माइनस s1 या डिस्प्लेसमेंट। इसे आप डेल्टा s से लिख दो और इसे लिख दो आप डेल्टा t से। समझ में आया? तो आपके पास v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाई डेल्टा t, या जिसे आप क्या लिखते हो s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1। ये आ गया 9। अब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 इसकी बात करें तो जब आपको मैंने पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल तो उसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पढ़ाया था। स्ट्रेट लाइन में ये कंसेप्ट था y2 माइनस y1 अपॉन x। देखिए यस का मतलब क्या है, y वाला कोऑर्डिनेट है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस वाज नोन एज स्लोप। ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो v आपके पास क्या पता चला कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है यही होता है इसका वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आपके पास स्लोप हो गया, स्लोप को याद रखिए हम tan, और यहां पर जितना एंगल बना रहा है tan थीटा से लिखते हैं, तो v इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा tan थीटा। समझ में आया? ओके, अब एक चीज और, यहां पर
अगर आपके पास थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 0 डिग्री, थीटा अगर 0 हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो लाइन हो जाएगी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लाइक दिस। उस केस में टाइम है और ये है आपका पोजीशन, उस केस में ये ऐसे बनेगी। तो ऐसा अगर ग्राफ बनता है तो इस केस में थीटा क्या होता है 0 डिग्री, थीटा 0 है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 0, tan 0 की वैल्यू 0 होगी है। इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब ये कैसा बताएगा, ये रेस्ट में। समझ में आया? तो कभी आपके पास अगर ग्राफ दिखे टाइम एक्सिस के पैरेलल पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उसमें याद रखिएगा कि वो कैसा होता है, रेस्ट में। और दूसरी बात, अगर कभी कहते थीटा 90, तो थीटा 90 होने पर मोशन पॉसिबल नहीं होता। 90 डिग्री होने पर क्या होगा कि इसका मतलब हो गया टाइम जो हो जाएगा, टाइम 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको 90 डिग्री पर बात नहीं करनी है। ओके, चलिए तो अभी और आगे बातें क्लियर होती रहेंगी। अभी चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी कहती है कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसका जो स्लोप है, जिस ग्राफ का अधिक होगा, जिस जैसे दो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहे हैं, उनका क्या किया आपने, ग्राफ ड्रा किया पोजीशन टाइम, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, ये तब की बात है जब जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तब की बात हो रही है। ठीक है, जिसका स्लोप अधिक होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहां पर दिख रहा है कि थीटा 1 और थीटा 2 आपको दिख रहे हैं, कौन अधिक दिख रहा है, थीटा 2 ज्यादा दिख रहा है ना, यानी बी वाला जो है इसका एंगल ज्यादा दिख रहा है। थीटा 2 यहां पर बड़ा है किससे, थीटा 1 से। इसका मतलब tan थीटा 2 की वैल्यू अधिक होगी किससे, tan थीटा 1 से। tan थीटा 2 किसके लिए है, v के लिए है, और थीटा 1 किसके लिए है, a के लिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ d a। समझ में आया? अर्थात जिसका स्लोप अधिक होगा उसका वेलोसिटी अधिक होगा, लेकिन तब जब एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल है, यानी ये जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है, उस केस में ये कंडीशन लागू होती। ठीक है, नाउ अगली बात करें, अगली प्रॉपर्टी, अगर एंगल 90 से अधिक हो जाए, ये वाला पार्ट जैसे दिख रहा है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90, यहां पर जैसे फाई जो है ये क्या है, बड़ा है किससे, 90 डिग्री। इस केस की बात करें तो इस केस में स्लोप जो होता है इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, याद करो कि tan 90 प्लस थीटा कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा जब लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुंच जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव हो जाता है, ये हो जाता माइनस का cot थीटा, तो सारा का सारा प्रोसीजर हो जाता है। इसी वजह से अगर स्लोप 90 से अधिक है, स्लोप अगर 90 से अधिक है, स्लोप का मतलब क्या होता है कि एंगल, सॉरी स्लोप नहीं कह रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। अगर जो एंगल बना रहा है, एंगल पहली बात ध्यान रखना हमेशा टाइम एक्सिस से नापना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज नापना, क्लॉकवाइज कभी नहीं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज नापना है। तो अगर इसका एंगल 90 डिग्री से अधिक है तो उस केस में स्लोप इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। देख सकते हो स्लोप यहाँ पर tan 90 प्लस थीटा अगर 90 से एबव है तो माइनस cot थीटा, यानी स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। इस केस में जो v होगा इसका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जहां से शुरू किया था मोशन उस तरफ लौटने लगा। समझ में आया? उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होने का सीधा सा मतलब क्या है, जहां से शुरू हुआ था मोशन उसकी तरफ वो लौटने लगा, यानी इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहां से मोशन शुरू हुआ था या जहां से आपने मेजरमेंट शुरू किया था, जिसे ओरिजिन का नाम देते हो। ठीक है, तो ओरिजिन की तरफ ये लौट रहा है, ये होता है इसका मतलब। ओके, तो उम्मीद है इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। अच्छा एक चीज और, जब आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ठीक है सारी बातें समझ में आती है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तब क्या होगा,
इफ जो पोजीशन टाइम ग्राफ है या एक्सटी ग्राफ जिसे कहते हैं, अगर हम एक्सटी ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ, इज कंटिन्यूअस, देन उस केस में जैसे कि आपने ग्राफ ड्रा किया इस तरह से, ये टाइम ले लिया और ये ले लिया एक्स पोजीशन, दिस इज पोजीशन, और ये नीचे क्या है, ये है टाइम, और जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लाइक दिस, ऐसा ग्राफ हो। तो ऐसे केस में जब आप बात करें दो पॉइंट की, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है, यहां पर कोई टाइम भी इनका होगा इसका, और इसका भी, यहाँ पोजीशन भी इसका कुछ होगा, ये टाइम मान लेते हैं x1 और एट t1 है, और ये पोजीशन इसका x2 एट t2। तो इस केस में अगर आप निकालोगे डेल्टा x और डेल्टा t, ये वाला पार्ट आपके पास डेल्टा x हो जाएगा और नीचे वाला ये पार्ट हो जाएगा डेल्टा t। तो इस केस में जब आप इसमें ये निकालोगे डेल्टा x बाय डेल्टा t, आप जब स्लोप निकाल रहे हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है आपको, चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t। लेकिन जब आप टाइम को बहुत कम कर दोगे, ये टाइम इंटरवल घटाने लगोगे ना, तो ये ग्राफ करना, देखना ध्यान से, ये जो आपके पास ग्राफ है, जब टाइम आपका बहुत कम होने लगेगा तो उस केस में ये ए और बी जो पॉइंट्स है ये क्या होंगे, बहुत क्लोज आने लगेंगे, और एक पॉइंट मिलेगा जहां पर ये एक टेंजेंट आप सकते हो, ऐसे ये टेंजेंट बन जाएगा। कब, जब टाइम बहुत छोटा है। तो ये जो टेंजेंट आपके पास बन रहा है, ये अगर इससे एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो उस केस में आपके पास जो टेन थीटा बनेगा, ये v इक्वल टू टेन थीटा, जिसे आप क्या कहते हैं, स्लोप कहते हो, स्लोप एट कोई भी पॉइंट है, ये जैसे p मान ले एट p, तो ये जो बताएगा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम आ सकते हैं, बट जब आपका कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और होगा, यानी स्लोप जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा एट पर्टिकुलर पॉइंट, और जैसा आप एवरेज वेलोसिटी निकालते थे उस तरह से आप जैसे निकालोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया? तो उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम करेक्शन करना चाहें तो मान लीजिए कि एक कर्व है ये आपके पास इस तरह से, और यहां पर एक पॉइंट हमने इस तरह से ले लिया ए और बी, इस जगह पर इसका जैसे टाइम t1 होगा तो इस पर पोजीशन है 2 मीटर 1 सेकेंड, और बी का है 3 मीटर 2 सेकेंड, 4 मीटर 2 सेकेंड है, ये हो गया। और ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर। अब आपसे पूछे कि बताइए इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ए से बी तक मोशन में एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे पूछता है तो एवरेज क्या हो जाएगा। एवरेज इसका वेलोसिटी अगर आप निकालते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, यानी कि 2/1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बट आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कहें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ मैंने लिया है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, x इक्वल टू टी स्क्वायर लीजिएगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर है, v आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो dx बाई dt हो जाएगा आपके पास। या अगर कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हो, यहाँ पर ऐसे एंगल को बनेगा तो उस एंगल से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपके पास इसका हो जाएगा जैसे 2t, और टाइम आपके पास यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया,
या 2 सेकंड ले लिया, 2 सेकंड पर ले लिया, तो t इक्वल टू जैसे 2 रखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। आप समझ सकते हो दोनों में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। ओके, अगले टाइप की ग्राफ की बात कर ले अगर हम, आफ्टर पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ भी सेम टू सेम इसी टाइप से बनने वाला है। तो हम टाइम और वेलोसिटी ग्राफ की बात करते हैं, तो इसमें भी दिखाने का तरीका, टाइम को एक्स एक्सिस अलोंग दिखाएं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम दिखाया गया है, और जो वेलोसिटी होगा वो वर्टिकल एक्सिस के द्वारा दिखाया जाता है। इस ग्राफ से हमको क्या क्या बातें निकालने को मिल सकती है, एक तो होता है एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे देखो ये पॉइंट है, अगर हम इसका यहाँ पर कुछ पोजीशन ले लें, जैसे मान लीजिए ये आपके पास मिल रहा है, इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर v2, और एक पॉइंट और कोई ले ले, जैसे यहाँ पर पॉइंट ले ले, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, वैसे यहाँ 0 है लेकिन हम उसको v1 नाम दे देते हैं, टाइम इसको नाम दे दे t2, और यहाँ पर टाइम नाम ले दे t1। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा v दैट इज v2 माइनस v1, और ये हो जाएगा डेल्टा t 2 माइनस t1। तो अगर आप डेल्टा v बाई डेल्टा t निकालते हैं एंगल, यहाँ पर अगर tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा हो जाएगा आपके पास ये वाला पार्ट डेल्टा v परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन आपके पास tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या होता है सिंपली, जिसे कहते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हो तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। दूसरा चीज हम इससे जो पता कर सकते हैं वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जरा याद करो, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता था वेलोसिटी टाइम, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लिख दें डेल्टा एक्स से, तो वेलोसिटी इसका डेल्टा वी और टाइम हो जाएगा इसका टी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, एक मिनट, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये निकल कर आ रहा है। अब ये देख सकते हो डेल्टा वी क्या है, यहाँ पर टाइम को डेल्टा टी से लिख दें, तो डेल्टा वी यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, और डेल्टा टी नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ओके, बट एक तरह से अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, समझ के चले कि एक रेक्टेंगल टाइप का है तो लेंथ इनटू ब्रेथ टाइप का भी बन जाएगा। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका क्या बताया गया है कि इसका एरिया निकाल लो वीटी ग्राफ का, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा सा फंडा क्या होता है, आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो वो हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऐसा समझिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पर मैंने ट्रायंगल टाइप का ले लिया है, ट्रायंगल टाइप में आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, और जैसा शेप बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर आपके पास जो भी शेप बन जाए, ठीक है, ग्राफ में वीटी ग्राफ का जैसा शेप बनेगा उसका एरिया आप निकाल लोगे, दैट एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। जैसे प्रॉपर्टीज आपने उधर पढ़ा है सेम टू सेम पोजीशन टाइम का, उसी टाइप से यहां पर भी आपको याद रखना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, थीटा 0 हो जाएगा तो जो ग्राफ टाइम और यहाँ पर वी ले लें, तो उस केस में जो ग्राफ हो इस तरह से मिल जाएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस।
देन tan जीरो आ जाएगा, tan जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो। tan जीरो की वैल्यू जीरो हो रही है, इस मतलब आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो बन रहा है, एक्सेलरेशन जीरो होने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, वेलोसिटी टाइम के अंदर। ठीक है, और भी बात करें, जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट दे दें, उनके मोशन का कंपैरिजन करना है आपके पास। यहाँ पर ये जैसे टाइम हो गया और ये वेलोसिटी हो गई, एक का ग्राफ ये है और एक का ग्राफ ये। यहां से एंगल बना रहा है मान लीजिए 30 डिग्री और दूसरा बना रहा है 45 डिग्री ए। अब आपसे पूछे कि बताइए दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहां पर पहले ए का पार्ट लिखता हूं, फिर बी का पार्ट लिखता हूं। अभी हमने क्या, एक्सेलरेशन होता है स्लोप। तो अगर आप ए का एक्सेलरेशन निकालते हो तो क्या बन जाएगा, tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और बी का एक्सेलरेशन निकालना तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/√3 और नीचे हो गया 1, दैट इज इनका अनुपात आ गया 1/√3। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हो 1:√3। मेरा कहना यह है कि जिसका स्लोप अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन अधिक होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इफ tan θ1 is greater than tan θ2, एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, a1 is greater than a2, यानी कहने का मतलब जिसका स्लोप अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन अधिक होगा। क्लियर। तो उम्मीद है ग्राफ से रिलेटेड भी पॉइंट्स खत्म हो गए, समझ में आ गए होंगे। एक ग्राफ और आता है, उस ग्राफ को कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में होता क्या है, जैसे आपके पास ये दे दिए, यहां पर टाइम एक्सिस दे दिया और यहां पर दे दिया आपके पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास इस तरह से ऐसा बन रहा है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है ये, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कैसा है, इसका कांस्टेंट कैसा है, इसका वेलोसिटी इसका कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होता है। स्पीड के टर्म में अगर लिखोगे तो क्या सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करे तो उसको कहते हैं उसका यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा ना हो तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरह से बनता है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। और इस केस में अगर आपको कैलकुलेट करना इस ग्राफ से हमको क्या पता चल सकता है, सिर्फ एरिया निकाला जा सकता है जो कि वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी होता है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कभी भी आपको एरिया निकालना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से तो क्या करिए, एरिया निकालिए इसका, वेलोसिटी जरूर मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ, एक बात और है, इसमें एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए, जैसे टाइम हो जाए
ये एक्सेलरेशन हो जाए। और ग्राफ में क्या करें कि ग्राफ सीधा ना बन करके जैसे आपके पास ये ऐसा ग्राफ बन गया, तो इस केस में देख सकते हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप जीरो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, और अगर स्लोप जीरो नहीं है तो उस केस में वो मोशन हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो ग्राफ से रिलेटेड सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन है अपने पास, उसको जरा सा कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो इज शोन द टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट। कोई साइकिल वाला है और उसके टाइम डिस्टेंस ग्राफ को खींचा गया, पोजीशन टाइम की तरह एकदम से होता है ये। फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ, पहला मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, दूसरा है एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। तो मैक्सिमम स्पीड आपको बताना, तो पहले ग्राफ को एनालाइज करें। ग्राफ के तीन पार्ट हैं, एक तो ओ से ए, एक है ए से बी और तीसरा है बी से सी। ओ से ए तक देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में वेलोसिटी जो होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर ओ से ए तक एक वेलोसिटी है, ए से बी तक और बी से सी तक, तो तीनों पार्ट के वेलोसिटीज का कंपैरिजन कर ले। जैसे अगर हम बात करें ओ से ए की बात कर ले, ओ से ए भाग में क्या हो जाएगा? अगर आप वेलोसिटी निकालते हो इसका, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो ध्यान से देखिएगा, ओ से ए की बात हो रही तो यहाँ पर आपके पास जीरो है, ये डिस्टेंस निकालिए और ये डिस्टेंस निकालिए, तो यहां से यहां तक टाइम है, टाइम हो गया 2, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर? यहाँ पर ये है 20। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0 दैट इज 20 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। ए से बी की बात करें, इस बात में अगर आप वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी नहीं स्पीड निकालना है, स्पीड वेलोसिटी सेम है क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा। ए से बी पार्ट में देखिए, ए से बी पार्ट अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर देखिए पोजीशन सेम है, ए पर भी 20 है और बी पर भी 20 है, तो हो जाएगा 20 माइनस 20, टाइम में चेंजिंग 3 माइनस 2, 20 माइनस 20 जीरो, तो जीरो बाय समथिंग जीरो हो जाएगा, यानी ए बी वाला ये आपका कैसा, ये भाग रेस्ट वाला है, रेस्ट। नाउ डी से सी की बात कर लेगा बीसी पार्ट में, तो बीसी पार्ट में देखिएगा ये इतना पार्ट आपके पास ये बन रहा है, निकालिए पहले 20 से यहां तक का भाग कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, और ये वाला भाग ऊपर वर्टिकल वाला, ये ऊपर है 40 नीचे है 20, 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी 40 माइनस 20 बाई 5 माइनस 3, 40 माइनस 20 यानी 20, 5 माइनस 3 यानी 3, तो ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो चाहे ये वाला ओ ए पार्ट ले चाहे सी पार्ट ले, दोनों पार्ट में हमको दिखाई पड़ रहा साफ साफ, क्या दिखाई पड़ रहा है? ये दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी इसका मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। दोनों में अगर चेंजिंग होता है किसी में तो फिर बदल सकते थे। ओके, चलिए, तो यहां से पता चला कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड आ रहा है, मैक्सिमम बार बार वेलोसिटी बोल रहा हूँ, स्पीड वेलोसिटी सेम है यहाँ पर, तो मैक्सिमम स्पीड की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट आपका पता है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कह रहा है एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड निकलने का तरीका क्या है? अंतिम पोजीशन इसका कितना है? 40, इनिशियल पोजीशन शुरुआत यहां से किया है फिर 0, टाइम अंतिम टाइम है 5 और शुरुआत का टाइम है, तो 40 माइनस 0 ये तो हो जाएगा 40 बाई 5, दैट इज 5 8 40, यानी 8 मीटर पर सेकंड
इज इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, पूरे यात्रा के दौरान एवरेज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, और जबकि मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड करिए, यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड सेम होगा। एवरेज स्पीड इसका कितना है, मीटर पर सेकंड, और जो इसका मैक्सिमम स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए उसका वेट करिए नेक्स्ट डे के लिए।